नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग ने लेसन पढ़ा था वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके ढेर सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था और आज हम लोग अब अगली बात कर रहे हैं कि वनों का संरक्षण और जैव विविधता के बाद पर्यावरण संबंधी विविध कार्यक्रम। इस चीज को ध्यान रखना है कि जैव पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम भी चलाए। प्रतिवर्ष हमारे देश में ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं जिसमें अधिक से अधिक हम लोग वनों के प्रति जागरूक हो सके, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर सके। इसके लिए ढेर सारे कार्यक्रम भी सरकार ने चलाए हैं। अब इन्हीं कार्यक्रमों में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एक कार्यक्रम आता है जिसको हम कहते हैं वन महोत्सव। अब ये वन महोत्सव क्या होता है? ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ये पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है और जन जागरण किया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को वन महोत्सव मनाया जाता है। और ये दिन क्या होता है? प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जगह, हर जगह पेड़ लगाने के रूप में इसको मनाते हैं वन महोत्सव। और इस दिन लाखों की संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है और इस महोत्सव को हम कहते हैं वन महोत्सव। ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक इसी तरह दूसरा जो कार्यक्रम है वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। वन्य जीवों का संरक्षण, अब इसमें क्या होता है कि पर्यावरण में वन्य जीवों का अपना महत्व है, क्योंकि वन्य जीव नहीं रहेंगे तो पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा, असंतुलन हो जाएगा। तो भारत में लगभग 45 बाघ आरक्षित क्षेत्र बने हुए हैं और खास करके असम में गैंडे के संरक्षण के लिए भी योजना चलाई जा रही है। बहुत सारे समय में अलग अलग जो योजनाएं चली, वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रीय नीति, जो वन नीति है, उसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों में वन्य जीवों से संबंधित भी इन्होंने प्रोग्राम चलाए और ये वन संरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी इन्होंने क्या काम किए कि इसमें एक चीज और यहाँ पे दी गई है कि एक सरकार ने अध्यादेश चलाया और इसमें क्या हुआ कि भारत सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि नैनीताल और इस घाटी के आसपास जो भी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधे हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, जिससे वहां पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। ये एक अध्यादेश लाया गया। इसके अलावा एक और कार्यक्रम चला जिसको हम कहते हैं शांत घाटी विकास कार्यक्रम। अब ये शांत घाटी विकास कार्यक्रम क्या है कि सारे भारत में जब वैज्ञानिक इसके लिए चर्चा कर रहे थे और बहस कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श चल रहा था कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। उस समय में केरल में है ये शांत घाटी और वहां पे इसके विकास की परियोजना में एक नया मोड़ आया और केरल के जो प्रशासक थे और केंद्र सरकार के विशेषज्ञ थे, ये चाहते थे कि वहां पे केरल में जो शांत घाटी है वहां पर्यावरण अच्छा रहे, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और उसमें बदलाव करके वहां पे एक जल विद्युत केंद्र बनाया जाए और जिससे विद्युत उत्पादन किया जाए, सिंचाई हो। और लेकिन अब ये सोचना है कि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो बांध और जमीन लगेगी, उसमें हजारों एकड़ भूमि के जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ साथ जो वहां पे वन्य प्राणी रह रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो
कई गुना भविष्य के लिए ये नुकसानदेह साबित हो जाएगा। इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और इस परियोजना को रुकवा दिया गया और इसी को हम कहते हैं शांत घाटी विकास परियोजना, कि वहाँ पे हम जो है विकास कार्यक्रम अपने नहीं करेंगे, विद्युत निर्माण नहीं करेंगे, वहाँ के जंगल को, वहाँ के वन्य जीवन को हम नष्ट नहीं करेंगे। इसके बाद एक अगला आंदोलन आया जिसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ये जितने भी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति थे और इन्होंने क्या किया कि उस समय गढ़वाल का क्षेत्र, टिहरी और कुमायूं क्षेत्र, ये जब उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, वहां पे पेड़ों की कटाई हुआ करती थी 1970 में। तो इस कटाई को रोकने के लिए इन्होंने एक रास्ता अपनाया, वहां पे आदिवासियों को और वहां की जनजातियों को तैयार किया पेड़ों को बचाने के लिए। और जब पेड़ों की कटाई के समय में क्या होता था, ये लोग उस पेड़ को पकड़ लेते थे, उससे लिपट जाते थे, उससे चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले हमको काटो फिर हम पेड़ों को काटने देंगे। इस आंदोलन से पर्यावरण संरक्षण में काफी भूमिका निभाई और इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, इसमें गंगा कार्य योजना के नाम से आया। अब गंगा कार्य योजना ये क्या हुई यहाँ पे, तो इसका उद्देश्य क्या था कि नदी में जो प्रवाहित होने वाली गंदगी है उसको अन्य स्थानों पे एकत्रित किए जाए, नदियों में नहीं डाला जाए और उस गंदगी से या वो भी है वो सब ऊर्जा के स्रोत बनाए जाए, उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाए। क्योंकि जो प्रतिदिन लगभग 87 करोड़ लीटर घरेलू गंदगी का कचरा जो है नदी में गिरने से रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई और उसका उपचार करने के लिए, जिसमें लगभग 64 करोड़ लीटर कचरे को बीच में रोका जा सकता है और 48 करोड़ लीटर शहरी अपशिष्ट का प्रतिदिन उपचार किया जा सकता था। इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई और 261 परियोजनाओं में से लगभग 254 परियोजनाओं को 30 सितंबर 98 में पूरा कर लिया गया और इसमें लागत जो आई उसमें सभी मल व्ययन परियोजनाओं और विद्युत सौदाह जो ग्रह होते हैं, बिजली से सौदाह ग्रह बनाए जाते हैं, वहां ये कार्य किया जाता है और इसमें गंगा नदी में प्रदूषण में कमी आ गई। और केंद्र में उस समय जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने गंगा की स्वच्छता के लिए एक परियोजना लागू की जिसको कहा गया क्या, नमामि गंगे योजना कहा गया और इसमें लगभग 2000 करोड़ का आवंटन किया गया। किस परियोजना के लिए, नमामि गंगे परियोजना के लिए। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास, जहाज रानी विकास और जल संसाधन मंत्रालय ये सब मिल करके इसमें प्रयास करेंगे। नदियों की सफाई, गंगा की सफाई, घाट की सफाई, ये सब कार्य किया जाएगा। ये कौन सा कार्य हुआ, गंगा कार्य योजना के नाम से ये जानी गई। इसके बाद और भी एक परियोजना बनाई गई जिसमें ओजोन समस्या का हल है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की परत है उसमें ओजोन की परत भी है और ये हमारे वायुमंडल को सूर्य में जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको रोक लेती है और छान करके उन किरणों को हम तक भेजती है जो कि नुकसान हमको नहीं पहुंचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा करती है ओजोन। अब क्या है, ओजोन परत के विनाश के लिए जब खतरा समझ में आया तो सितंबर 1998 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक बैठक हुई। कितने देशों की बैठक हुई, 47 राष्ट्रों की बैठक हुई और वहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक समझौता बनाया गया और ये कहा गया कि ओजोन रक्षक रसायनों का उपयोग रोकने की बात कही गई है कि ऐसे रसायन जो ओजोन की परत को समाप्त कर रहे हैं उनको आप रोकिए और इसमें मेन था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन खास करके ये वो चीज है, वो गैस है जिसको हम CFC गैस कहते हैं और अक्सर जो एसी लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, शीत घर होते हैं, उनसे ये कूलिंग के समय में निकलती है और ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाती है।
और साथ में ये कार्बन, ये CFC गैस है और ये जो है पर्यावरण का एक बहुत ही नुकसान पहुंचाती है इसको। इसके अलावा 1997 में फिर मॉन्ट्रियल में संशोधन दिया गया, इसमें मिथाइल ब्रोमाइड से मुक्ति पाने की भी योजना बनाई गई। इसके बाद ढेर सारे इस तरह संशोधन आते रहे और 2050 तक ये कहा गया कि यदि ये समझौते का पूरी तरह से पालन कर लिया जाए तो 2050 तक ओजोन परत ठीक हो सकती है और इसमें लगभग 197 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी इस समझौते को। इसके बाद जो क्षति पहुंचाने वाले ऐसे रसायन हैं या गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी खोज के लिए शोध चल रहा है और 20 CFC रसायनों का पता लगाया जा चुका है और इसमें इसका उपयोग भारत में किया भी जा रहा है। इस तरह धीमे धीमे इसमें शुरुआत की गई और जिन देशों के पास तकनीक नहीं है या पैसा नहीं है उनको अंतर्राष्ट्रीय ऋण भी उपलब्ध कराया गया। इसके बाद जो अनुसंधान परिषद भारत में काम कर रही है, इसमें मुख्य रूप से एक तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे है और दूसरी भारतीय रासायनिक तकनीक संस्थान हैदराबाद है। ये प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा और भी आते हम लोग तो अब जैव विविधता देखते हैं। इस जैव विविधता में हमारे यहाँ ढेर सारी प्रजाति के जीव जंतु भी हैं और लगभग 2000-2500 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं, लगभग 1200 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं, 5000 प्रजाति के चूर्ण प्रवाल प्राणी है, बहुत छोटे छोटे हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, और 40,000 प्रजाति के कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह ढेर सारी प्रजातियां हैं। और जब जून 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और वहां पे जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किया गया और उसमें ये किया गया कि जो भी इसका संकट उत्पन्न हो रहा है और उसके संरक्षण की आवश्यकता है, इसको स्वीकार किया गया और ये योजना क्रियान्वयन में लाई गई। आपसी सहयोग और परस्पर संसाधनों और तकनीक की सहायता से ये कार्य किया जाएगा और इसके लिए बहुत सारी ऐसी संपदा है वन में, जो नीम, हल्दी, बासमती ऐसी वस्तुएं हैं, वो पेटेंट भी कराई जा सकती हैं और उनका उपयोग हम दवाओं के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह ये जैव विविधता के लिए बोर्ड भी गठित किए गए और जैव विविधता की कमेटियां भी गठित की गई। तो आज हम लोग इस बारे में केवल जैव विविधता के बारे में हम लोग ने जाना और साथ में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए ये देखे। अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी कुछ बातें पढ़ेंगे और इन सब के नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा और चेक करा लीजिएगा, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहे। और तब तक के